मंच को प्रणाम करता हूँ। हमारे कवि कुल के वरिष्ठतम संचालक, हम सबके प्रेरणा स्रोत सत्तन जी की उपस्थिति, उनके चरणों में वंदन करते हुए सबसे पहले तो मैं ये जो आयोजन है उसके लिए सभी आयोजकों को बहुत बधाई देता हूँ कि ये 3 दिवसीय आयोजन रखा गया है। मेरा एक हिंदी से छोटा सा नाता ये है कि 1986 में मैंने विज्ञान के एक विशुद्ध विषय भौतिक शास्त्र को हिंदी माध्यम से लिख के मैं भारतीय पुलिस सेवा में चयनित हुआ था और मैं भारत का वो पहला अधिकारी था। तो हिंदी माँ मेरे लिए, मैं कह सकता हूँ कि मेरे लिए सौभाग्य की देवी है कि मैं वो मुकाम हासिल कर पाया। और एक बात मैं आप सबके बीच जितने सुधी श्रोता बैठे हैं इतना कह सकता हूँ कि न तख्त रहते हैं न ताज, न राजा रहते हैं न सम्राट, सभ्यताएं काल कलविद हो जाती हैं, कला और साहित्य का फलक रहता है अजर और अमर। यूरोप के पुनर्जागरण का बखान अधूरा है अगर शेक्सपियर का साहित्य नहीं होता, और गुप्त काल का स्वर्णिम युग स्वर्णिम नहीं होता अगर कालिदास का कालजयी साहित्य नहीं होता। राम राम नहीं होते अगर तुलसी और वाल्मीकि नहीं होते। कृष्ण कृष्ण नहीं होते अगर मीरा, सूर और रसखान नहीं होते। गौतम बुद्ध नहीं होते अगर सारपुत्र, हैंसांग और फाइयान नहीं होते। महावीर महावीर नहीं होते अगर कुंद कुंद और विद्यासागर नहीं होते। गजल गजल नहीं होती अगर मीर और गालिब नहीं होते। कहानी अधूरी रहती अगर मुंशी प्रेमचंद और प्रसाद नहीं होते, और कविता कविता नहीं होती अगर मैथिली शरण गुप्त, पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, दिनकर और नीरज नहीं होते। मैं दर्जनों बार लाल किले पर गया हूं, देश दुनिया में हिंदी की पताका के साथ घूमा हूं, लेकिन एक बात जो मैं कहता हूं, मैं 35 साल से जिस सेवा में हूं, एक छोटी सी कामना करता हूं परमपिता परमेश्वर से, प्रभु से, पैगंबर से, खुदा से कि तू कुछ और ना कर, जीते जी इतना कर देना, मेरी इतनी भावना और कामना को पूरी कर देना कि मेरे जीते जी हिंदुस्तान में ऐसे भी दिन आए जब पुलिस वाले भी अपने परिवार के साथ होली, ईद, वैसाखी और दशहरा मनाएं। कई बार मुझसे कहा जाता है कि कविता और पुलिस, तब मैं कहना चाहता हूं कि बंद हो थाने के पट, बंद हो थाने के पट ऐसा कभी होता नहीं, शहर सोए चैन से बस इसलिए सोता नहीं। बंद हो थाने के पट ऐसा कभी होता नहीं, शहर सोए चैन से बस इसलिए सोता नहीं। कर्म पथ में है मिले मुझको मगर कांटे बहुत, आदमी हूं कैसे कह दूं मैं कभी रोता नहीं। दोस्तों, के कुछ दिनों पहले जनवरी तक हम लोग तीसरी लहर की बात कर रहे थे। हमारे एक बड़े शायर ने कहा था कभी, वो दौर कभी दुनिया ना देखे जिसमें एक अदृश्य वायरस था, 750 करोड़ लोग घरों में दुबके थे। 2 साल में ये पता नहीं चलता था कि कब कौन सी लहर आ जाए। कोई हाथ भी न मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, ये नहीं मिजाज का शहर है जरा फासले से मिला करो। बहुत अच्छा लग रहा है कि तीसरी लहर के बाद हम लोग बिना मास्क के यहाँ लोग दिख रहे हैं, मंच है, कविता है, लोग हैं। मैं उसी कोरोना काल को समर्पित एक कविता आपके बीच रखना चाहता हूँ। दोस्तों, हो सकता है कि आगे कोई लहर ना आए, जो वैक्सीनेशन हुआ है वो सफलता तक पहुंच जाए और हम लोग पहले की तरह मिलते जुलते रहें, लेकिन जिन्होंने कुर्बानी दी है उसको याद करना ना भूलें। जब भी ये इतिहास लिखा जाएगा कोविड-19 का, कोरोना का, दुनिया का,
तो एक व्यक्ति सबसे पहले याद आएगा, वो है सफेद वर्दी के डॉक्टर। मुझे कहने में ये बड़ा फक्र है कि दुनिया में कहीं भी किसी भी मुल्क में इतनी शहादत डॉक्टरों ने नहीं दी है जितनी हिंदुस्तान में दी है। कोरोना काल में 1585 डॉक्टर शहीद हुए हैं दूसरों की जान की हिफाजत के लिए। मेरे कई साथी यहाँ पर हैं, मुझे ये कहने में और फक्र है कि एक और वर्दी थी खाकी, हमारे 2200 लोग काल कलवित हुए हैं। और इन सारे डॉक्टरों पुलिसकर्मियों के चरणों में इन पंक्तियों के साथ नमन करना चाहता हूं। कौन कहता है सो गए हो तुम, कौन कहता है सो गए हो तुम, सारे वतन के हो गए हो तुम। और इन डॉक्टरों और पुलिस वालों को नमन करने के लिए मैं कतील सिपाही के शेर का भी आपके इस अपनी कविता की भूमिका में रखना चाहता हूं कि टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया, हमने हालात से शीशे का बदन मांग लिया। हम भी खड़े थे तकदीर के दरवाजे पे, लोग दौलत पे गिरे, हमने वतन मांग लिया। कोरोना कोविड-19 वैश्विक महामारी, कोरोना से जीत जाओ जब जंग, पा जाओ अपने पुराने रंग और ढंग। तब मत कहना हम कर्मवीर, देवदूत या महान हैं, बस इतना कह देना कि हम भी इंसान हैं। बस इतना कह देना कि हम भी इंसान हैं। लॉकडाउन में जब आप घरों में बंद पड़े थे, तब हम खाकी पहनकर आपकी सुरक्षा के लिए गली नुक्कड़ और चौराहों पर खड़े थे। किसी बीमार को अस्पताल पहुंचाने में, किसी जरूरतमंद को मदद दिलाने में या किसी बस्ती को सील करवाने में सबसे पहले हम ही तो आगे बढ़े थे। हाँ, वर्दी पहनकर हम ही पहली पंक्ति में खड़े थे। लोगों को रोकने, टोकने और आइसोलेट करने में हमने लाठी, पत्थर और तलवारों के कितने वार सहे थे। किसने देखा था कि खाकी पर कितने रक्त बिंदु बहे थे। डॉक्टर और सफाई कर्मियों को छोड़ बाकी तो सब इस वायरस से सहमे और डरे थे, मगर फिर भी हम अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद खड़े थे। कल्पना कीजिए पहली और दूसरी लहर की। बंद था शहर, बंद थे दफ्तर, बंद थी दुकानें, सन्नाटा भारी था। इस नाजुक दौर में भी हर मौके पर पहुंचा वर्दीधारी था। इंदौर की एक तस्वीर वायरल हुई थी कि एक टीआई अपने घर के पिछवाड़े में उल्टी बाल्टी पर रोटी खा रहे हैं और उनकी बिटिया बहुत दूर से उनको ताकती है कि लोगों का परिवार बचाने घंटों गश्त लगाते थे। लोगों का परिवार बचाने घंटों गश्त लगाते थे, पर अपने परिवार की खातिर हफ्तों घर नहीं जाते थे। यूं तो हमारे भी हजारों साथी इस महामारी की चपेट में पड़े थे, मगर हम वर्दी पहनकर फिर भी अपने फर्ज पर अड़े थे। और इस कविता की अंतिम पंक्तियां उन सबको नमन करना चाहता हूं जिनके घरों में बेटियां हैं। मुझे भी लगती है भूख और प्यास, मुझे भी लगती है भूख और प्यास। वाहनों के धुएं में मेरी भी घुटती है सांस। वाहनों के धुएं में मेरी भी घुटती है सांस। नींद और थकान मुझको भी सताती है। सच बताऊं, नन्ही सी बिटिया ड्यूटी पर बहुत याद आती। सच बताऊं, नन्ही सी बिटिया ड्यूटी पर बहुत याद आती है। कांटे, पत्थर, नफरत, गाली। कांटे, पत्थर, नफरत, गाली, इनसे ही तो बनती है मेरी हस्ती।
पुलिस की शहादत को भी करे नमन, मैं भी ढूंढता हूं कोई एक बस्ती। घनघोर अंधेरे में भी हम मशाल थाम कर आगे बढ़े हैं, और हर मुसीबत के सामने कई कई दिनों तक पुलिस वाले अड़े। टूट जाता लॉकडाउन का ही लॉक, टूट जाता लॉकडाउन का ही लॉक, यदि हम थोड़ा भी डगमगाते, फिर कैसे बेफिक्र होते बुजुर्ग और कैसे बच्चे मुस्कुराते, यदि जन जन का हौसला हम पुलिस वाले नहीं बढ़ाते। कोरोना से जीत जाओ जब जंग, पा जाओ अपने पुराने रंग और ढंग, तब मत कहना हम कर्मवीर, देवदूत या महान हैं। बस इतना कह देना कि हम भी इंसान हैं। बस इतना कह देना कि हम भी इंसान हैं। दोस्तों, मैं पैदा राजस्थान में हुआ हूँ, 35 साल से नौकरी मध्य प्रदेश में करता हूँ। मुझे इस बात का बहुत फक्र होता है जब अखबारों में गणना होती है कि दुनिया के सबसे ज़्यादा टाइगर हिंदुस्तान में है, और हिंदुस्तान के सबसे ज़्यादा टाइगर मध्य प्रदेश के जंगलों में हैं, और आप इंदौर में रहते हैं। इंदौर को इस बात का फक्र है कि पिछले 5 साल से भारत का सबसे साफ सुथरा शहर इंदौर है। इस बात पर इंदौर गर्व कर सकता है। लेकिन मैं एक और पैमाना मानता हूं कि कोई शहर इस बात पर कैसे गर्व कर सकता है कि वो कितना सभ्य है, कितना सुसंस्कृत है। वो इस बात से तय नहीं होता कि वहां कितने पढ़े लिखे लोग हैं। वो इस बात से तय नहीं होता कि वहां कितने साफ सुथरा शहर दिखता है। किसी शहर के सभ्य होने का एक ही पैमाना होता है कि उस शहर में बालिकाएं कितनी सुरक्षित हैं, उस शहर में नारी का सम्मान कितना है। और आपकी संवेदनाओं की धैर्य पर एक छोटा सा दृश्य चित्र रखना चाहता हूं। दोस्तों, हम लोग फॉरेस्ट में जाते हैं, नेशनल पार्क में जाते हैं, वाइल्ड लाइफ देखने जाते हैं, कभी कान्हा, कभी देहरादून, कभी काजीरंगा, कभी गिर, कभी सतपुड़ा, कभी पेंच, कभी पचमढ़ी। फॉरेस्ट में, जंगल में ऐसे दृश्य बहुत आम होते हैं जब नन्हे चीतल को मारकर शेर शावक खा रहे होते हैं और उनकी माँ शेरनी उन्हें दुलारती है, उन्हें चाटती है। थोड़ी दूर झाड़ियों में डरी सहमी उस नन्हे चीतल की माँ अपनी बेवस्था और बेबसी पर आंसू बहा रही होती है। दोस्तों, ये जंगल है, और जंगल में एक माँ की चीख दूसरी माँ को सुनाई नहीं देती। लेकिन हम जंगल में नहीं, बस्ती में रहते हैं। हमने अगर अपनी माँ, बहन और बेटी की चीख नहीं सुनी तो हम में और उस जंगल के जानवर में कोई अंतर नहीं रह जाए। यदि हमने दिल्ली में किसी दामिनी, इंदौर में किसी गुड़िया, मेरठ में किसी इमराना और भोपाल में किसी काजल की चीख नहीं सुनी तो हमें खुद को इंसान कहने का हक नहीं रह जाएगा। हम मानव हैं, हम मानव हैं। हमको माँ की चीख सुनाई दे, फूलों पत्तों में जीवन का रूप दिखाई दे, फूलों पत्तों में जीवन का रूप दिखाई दे। जंगल में अच्छे लगते हैं जंगल के कानून, इंसानों की बस्ती है कुछ फर्क दिखाई दे। इंसानों की बस्ती है कुछ फर्क दिखाई दे। आज्ञा हो तो एक कविता और पढ़ लूं। दोस्तों, देश को छोड़कर मैं दुनिया की बात करना चाहता हूं। कुछ दिनों पहले हमने जो काबुल में देखा था, कुछ जाहिलों के सामने दुनिया की सबसे बड़ी ताकत आधी रात में भाग गई थी।
हमने महिलाओं और बच्चों को बिलखते देखा था। हमने बर्बरता और मानवता के बीच जंग देखी थी। हमने इंसानियत और हैवानियत के बीच जंग देखी थी। फिर एक जंग लड़ी जा रही है, लोकतंत्र और तानाशाही के बीच। कभी हमारे बहुत बड़े राष्ट्र कवि ने कहा भी था कि समर शेष है नहीं पाप का, भागी केवल ब्याज। जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी इतिहास। दोस्तों, सुबह का अखबार उठाता हूं तो कांप जाता हूं। सिलसिला है कि खत्म नहीं होता। कभी काबुल, कभी कीव, कभी पुलवामा, कभी पेशावर। हमारे कुनवे के एक शायर ने कहा था कि कागज पर रखकर रोटियां खाऊं तो कैसे, खून से लथपथ आता है अखबार आज का। जख्म ताजे हैं, जख्म ताजे हैं, दर्द हवाओं में है और घायल अभी भी अस्पताल में हैं। कहीं मरियापुल में, कहीं कंधार में। पिछले 30 साल में हमने सैकड़ों दृश्य देखे हैं। न तारीख बदलती है, बदलते हैं केवल ठौर और ठिकाने। बदलती हैं घायलों की चीखें, बढ़ती हैं मरने वालों की तादाद। मुझे मालूम है कि जो काबुल में, जो कीव में, जो पुलवामा में, जो पेशावर में मरे हैं, ये चिट्ठी नहीं लिख सकते। लेकिन मैं करुणा के धरातल का विस्तार करना चाहता हूं और इन बम विस्फोटों में मारे गए एक मासूम की चिट्ठी कवि की कल्पना से आपके बीच पढ़ना चाहता हूं। पेरिस हो, पुलवामा हो या पेशावर, काबुल हो, कीव हो या हैदराबाद, दिल्ली हो, मुंबई या हैदराबाद, बम विस्फोट के बाद हर जगह का एक सा है एक सूरत हाल। एक घटना स्थल पर मिली मुझे एक कटी फटी चिट्ठी। उसमें लिखा था एक मरने वाले ने अपने दिल का हाल, उठाए थे कुछ सवाल। वो बम विस्फोट करने वाले भाई, वो बम विस्फोट करने वाले भाई, हम बेगुनाहों को मारने के लिए बहुत बहुत बधाई। मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि मैंने अपनी किस खता की सजा पाई। मुझे मारकर मिली गई थी तेरे कलेजे को ठंडक, तो मेरे शरीर के चिथड़े तो न करते। मेरी बूढ़ी मां भी मेरी लाश को पहचान नहीं पाई। वो बम विस्फोट करने वाले भाई, वो मौत के सरताज, बम एक्सप्लोजन के उस्ताद, तुम्हें तो किस्मत से बच गए, उन घायलों पर भी दया नहीं आई। तुम्हें तो किस्मत से बच गए, उन घायलों पर भी दया नहीं आई। उन्हें बचाने में लगे लोगों और डॉक्टरों की मौत का सामान लेकर अस्पताल तक पहुंच गए मेरे भाई। बिलखते बच्चे, करहाते बूढ़े और रोती विधवाओं की चीखें तुम्हें कितनी अच्छी लगती हैं। मैं भी देखना चाहता हूं वो इंसानी चेहरा जिसमें मासूमों की मौत के बाद चमक आई। वो बम विस्फोट करने वाले भाई, मेरे मशीन गन धारी मारनहार, तुम्हारा बम सियासी था या मजहबी? तुम्हारा बम सियासी था या मजहबी? बंदूक देसी थी या विदेशी? हमें उड़ाने से पहले कुछ तो खुलासा कर जाते। अब मेरी मौत से
फायदा किसको मिलेगा मेरे भाई? कौन करेगा इन गुमनाम चिताओं पर बोटों की सिकाई? वो बम विस्फोट करने वाले भाई। महात्मा गांधी के मुल्क का एक अदना सिपाही उनको धन्यवाद देना चाहता है जो ये विस्फोट करते हैं। हे बम के यम अवतार, तुम्हें बारूद और ट्रेनिंग देने वाले तुम्हारे आकाओं को भी पहुंचा देना मेरा अंतिम नमन मेरे भाई। एक नया शहर, एक नई बस्ती, एक नया अस्पताल उजाड़ने को बहुत जरूरी है इनकी हौसला अफजाई। मुझे मारकर तुम खुश तो बहुत हो ना, है ना मेरे भाई? मेरी जिंदगी न सही, मेरी जिंदगी न सही, मेरी मौत तुम्हारे किसी काम तो आई। मेरी जिंदगी न सही, मेरी मौत तुम्हारे किसी काम तो आई। वो बम विस्फोट करने वाले भाई। और मेरी कविता की अंतिम पंक्तियां मैं पत्रकार साथियों को अर्पित करना चाहता हूं। तुम भी सुनो ओ लोकतंत्र के पहरेदारों, चौथे स्तंभ के कलमकारों, सबसे तेज और सनसनीखेज मेरे खबर नवीज भाई। मेरे शरीर के हर लोथड़े के बाद, मेरे शरीर के हर लोथड़े के बाद नया विज्ञापन, बहते खून से भी की तुमने खूब कमाई। मेरे शरीर के हर लोथड़े के बाद नया विज्ञापन, बहते खून से भी की तुमने खूब कमाई। और किसी की मौत पर कभी हंसी, कभी सामान और कभी नंगई बेचते, तुम्हारी जुबान एक बार भी नहीं लड़खड़ाई। कितनी अभागी है, कितनी अभागी है मेरी शहादत भी, जो मेरे पड़ोसी की भी आंख नम नहीं कर पाई। वो बम विस्फोट करने वाले भाई। हम बेगुनाहों को मारने के लिए बहुत बहुत बधाई। वेदना अहिंसात्मक भावना का प्रतिनिधित्व करने वाली रचनाएं, वेदना से भरपूर रचनाएं। इस तरीके की रचनाओं को रचने का युग नहीं है। लोग हास्य कवि पसंद करते हैं, लोग हंसना पसंद करते हैं। देश के रुदन तक पहुंच पाना बड़ा मुश्किल हो गया है। स्वतंत्रता के दीप की लौ कांपती प्रहार से, स्वतंत्रता के दीप की लौ कांपती प्रहार से, बिकाई मान कोड़ियों में स्वार्थ के बाजार से। गुजर रहा कुकृत्य आज वासना साधना के द्वार से, और निकल रही है आह राजघाट की मजार से। हम जिस पीड़ा को अनुभव करते हैं उस पीड़ा को गाते हैं। पवन कुमार का जो हृदय है वो करुणा से ओतप्रोत है, और वो करुणा से ओतप्रोत हृदय से निकली हुई वाणी वो उसी तरीके की वाणी है जो एक क्रौंच का वध देख करके पैदा हुई थी, और उसने वाल्मीकि के उस श्लोक के माध्यम से इस धराधाम में आकर के लिया था। पहला कवि करुणा अवतार था, वियोगी नहीं था। हाँ, तो वो जो पहला कवि था वो करुणा अवतार था, और आपने साक्षात करुणा को खड़ा किया है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं आप। आप अगर जैन हैं तो आपके पास में उज्जैन है। हाँ, अरे देखिए, आप जैन और उज्जैन का प्रसंग, और दोनों जैन है, लेकिन जैन है पर चैन नहीं है। इन दोनों जैन के पास चैन नहीं है।
खुलती ज नहीं है, इसलिए नहीं है। ये जो जैन हैं अहिंसा परमो धर्म के मानसिक रूप से पुजारी हैं। आपने अभी एक जैन को सुना, अब मैं उज्जैन को सुनवाना चाहता हूँ। मेरे पास में भाई हेमंत श्रीमाल बैठे हुए हैं। डॉक्टर साहब कभी आपने जैन साहब कभी सुना है श्रीमाल को? क्या बात है? हाँ हाँ, तो मैं चाहूँगा कि ये स्वर और ये आवाज़ जो आपने उठाई है इसको बुलंदी पहुँचाने का काम भाई हेमंत श्रीमाल जी को मैं देना चाहता हूँ। ये उज्जैन से हमारे बीच में तशरीफ़ लाएं। हमारे पूर्व संरक्षक और अध्यक्ष डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन ने कहा था कि मैं क्षिप्रा सा ही तरल सरल बहता हूँ, मैं क्षिप्रा सा ही तरल सरल बहता हूँ, मैं कालिदास की शेष कथा कहता हूँ, मुझको न मौत भी भय दिखला सकती है, मैं महाकाल की नगरी में रहता हूँ। इस महाकाल की नगरी का ये हेमंत श्रीमाल आपको सौंपता हूँ। जोरदार तालियों से अपने जागरण का संदेश दें। दादा सत्तन जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ, इसलिए भी कि शायद आपको पता नहीं हो, सत्तन जी ने ही मुझे मंचों पर उठना बैठना सिखलाया। उन्हीं के साथ मेरी आरंभ से कविता आगे बढ़ती गई। मैं आप सबकी उपस्थिति में उनके श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ और मंच को अभिवादन करते हुए मेरा सौभाग्य मानता हूँ कि साहित्यकारों और बौद्धिक वर्ग बुद्धिजीवियों के बीच मुझे अपनी कविता रखने का सौभाग्य मिला है। इतनी अच्छी अच्छी कविताएं हुई हैं कि मैं तो सोचता हूं कि मैं एक कविता अपनी आपके सामने रखकर अपने आप को धन्य समझूंगा। नारी के ऊपर बहुत बार बहुत तरह की टिप्पणियां हुई हैं। मैं नारी के शौर्य को आपके सामने रखने का प्रयास करता हूं। मेरी एक प्रतिनिधि रचना कहकर मैं सोचता हूं कि मैं आज अपनी उपस्थिति दर्ज करूं। यद्यपि मैं आदरणीय सत्तन जी ने जैसा स्टार्टिंग में ही फागुन शब्द का उच्चारण किया था, मैं फागुन से संदर्भित एक रचना आपको अवश्य सुनाना चाहता हूं। पर पहले नारी के संदर्भ में नारी के शौर्य को, जैसा कि अभी समीक्षा जी ने अपना शौर्य दिखाया, मैं नारी के संदर्भ में आपको एक रचना सुनाता हूँ, सुनिएगा। दादा आज्ञा है। 4 पंक्तियाँ निवेदन करता हूँ। इस देश की नारी को प्रणाम करते हुए यदि आप तक पहुँचती है तो मुझे समर्थन दीजिएगा ताकि मैं आगे रचना पढ़ने का साहस कर सकूं। इस देश के संपूर्ण नारी जगत को 4 पंक्तियों में प्रणाम करने का प्रयास है, सुनिएगा। हो अभागन तो सती हो के वो जल जाती है, हो अभागन तो सती हो के वो जल जाती है, और हो सुहागन तो उसे सांस निगल जाती है, हो अभागन तो सती हो के वो जल जाती है, और हो सुहागन तो उसे सांस निगल जाती है। शम्मा की तरह है अबला की कहानी यारों,
रोशनी दे के जो चुपचाप पिघल जाती है, रोशनी दे के जो चुपचाप पिघल जाती है। एक रचना है चंबल की बेटी का बयान। दादा आज्ञा सुनो। दादा ने जब मुझे आमंत्रित किया, मुझे कहा कि इस प्रोग्राम में आना है, तो उन्होंने मुझे एक ही शब्द का यूज़ किया था कि एक गोष्ठी का कार्यक्रम है। और वास्तव में आज का यह कवि सम्मेलन एक शानदार गोष्ठी के रूप में, क्योंकि यहाँ पर जितनी कविताएं हुई हैं वो कविताएं आम मंच से अलग हटकर श्रेष्ठ कविताओं का यहाँ पर वाचन हुआ है। मैं एक रचना सुनाना चाहता हूँ, सुनिएगा। चंबल के बीहड़ों से पुलिस ने एक महिला डाकू को पकड़ा। अदालत में मुकदमा जारी है। जज साहब कुर्सी पर बैठे हैं, मुजरिम कटघरे में खड़ी है और रचना आरंभ होती है चंबल की बेटी का बयान। गीता पे हाथ रखूं या रखूं कुरान पे, सच्चाई ही रहेगी सदा इस जुबान पे। मुझको न कुछ भी कहना है अपनी सफाई में, चुप ही रहूं तो अच्छा है सबकी भलाई में। सूनी कलाई मांगनी रख लो मेरे हुजूर, आँखों के बीहड़ों को परख लो मेरे हुजूर। सब कुछ तो साफ साफ है पढ़ लो मेरे हुजूर, फिर भी जो पूछते हो तो सुन लो मेरे हुजूर। औरत की आबरू ही तो उसका जहान है, वो ही तो उसका धर्म है, वो ही ईमान है। उसके बिना ये जिंदगी मुर्दा समान है, बुझती हुई शमा का ये जलता बयान है। कि था पृष्ठ 16वां वो उमर की किताब का, कहते थे लोग हुस्न मेरा लाजवाब था। सारा बदन बगीचा वो चेहरा गुलाब था, उस वक्त थी जवान में मुझ पर शबाब था। जुल्फों का रंग क्या था घटाऊं का रंग था, बिंदिया नहीं थी लाल रिचाऊं का रंग था। आँखों में जाम और सुराओं का रंग था, गालों पे उम्र और अदाओं का रंग था। रस के समंदरों को अधर में पिरो दिया, यौवन मेरे खुदा मुझे भरपूर क्यों दिया। इसने हर एक नजर में दरिंदा जगा दिया, बन के रकीब मुझको सरासर डुबा दिया। कि उस रोज हो गई थी तनिक देर हाट में, मावस बिछी हुई थी बियावान बाट में। सहमी डरी डरी सी हर एक कायनात थी, बारिश के दिन की एक भयानक वो रात थी। पल भर के वास्ते तो रह गई अवाक में, ठाकुर कई दिनों से था मेरी ताक में। जाने कहाँ से सामने वो ही टपक पड़ा, संभलूं में इससे पहले तो मुझ पर झपट पड़ा। भागी बचा के खुद को मैं जी जान छोड़कर, जालिम भी पीछे हो लिया मूछे मरोड़ कर। कितनी बड़ी की भूल मैंने हाय क्या किया, थाने में घुस के खुद को सुरक्षित समझ लिया। कि भागी बचा के खुद को मैं जी जान छोड़कर, जालिम भी पीछे हो लिया मूछे मरोड़ कर। कितनी बड़ी की भूल मैंने हाय क्या किया, थाने में घुस के खुद को सुरक्षित समझ लिया। तो मुझसे न कुछ भी पूछा न मुझको सुना गया, ठाकुर तो था ही धूर्त दरोगा भी आ गया। ना ही रपट
लिखी नहीं आश्रय दिया गया, वर्दी के हाथों लाज को नंगा किया गया, मुझको बिछाए रखा बिछोने सरात भर, नोचा खरोंचा मूक खिलौने सरात भर, आटे सा गूंद गूंद के मसला गया मुझे, मछली अगर जरा भी तो कुचला गया मुझे, जुल्मों सितम की क्या कहूँ हद हो गई हुजूर, उन सब के वास्ते मेरा सद हो गई हुजूर, चीखे भी चीख चीख के खामोश हो गई, आखिर तड़प तड़प के मैं बेहोश हो गई, तो आते ही होश रक्त मेरा खोलने लगा, अब क्या करूंगी जी के हृदय बोलने लगा, तरकीब आत्मघात की मैं सोचने लगी, हथियार आस पास कोई खोजने लगी, नजरें घुमा के देखा कि मदहोश थे सभी, पीकर शराब भेड़िए बेहोश थे सभी, जो ही नजर भरी हुई बंदूक पर गई, आंखों में रात भर की हिकारत उतर गई, बदले की आग ने मुझे पागल बना दिया, मैंने भी साध साध के घोड़ा दबा दिया, इज्जत के डाकुओं को जमीन से उठा दिया, किस्मत ने इस तरह मुझे डाकू बना दिया, किस्मत ने इस तरह मुझे डाकू बना दिया। और इतनी पंक्तियों के बाद कवि क्या कहना चाहता है, अंतिम पंक्तियां सुनिएगा, चंबल की बेटी का बयान कि रक्षा के मंदिरों में दुराचार पल रहे, रक्षा के मंदिरों में दुराचार पल रहे, प्रहरी ही लूटने को यहाँ पर मचल रहे, कानून खा गए ओ व्यवस्था निगल रहे, इंसाफ के तो रोज जनाजे निकल रहे, ऐसे में न्याय मांगना बिल्कुल फिजूल है, मुझको सजाए मौत भी हंस कर कबूल है, इतनी सी इल्तिजा ओ गुजारिश है आखिरी, इंसानियत के नाम सिफारिश है आखिरी, मेरे हुजूर मेरे खुदा कुछ तो सोचिए, रोगों की जड़ को काटिए मरहम न पोतिए, बेबस या बेपनाह या बेनूर को नहीं, मजबूरियों को मारिए मजबूर को नहीं, मजबूरियों को मारिए मजबूर को नहीं, मजबूरियों को मारिए मजबूर को नहीं। एक मेरी ये प्रतिनिधि रचना थी, इसको मैंने सुनाने का साहस किया। मैं आदरणीय सत्तन जी को, भाई पवन जैन साहब को और सारे मंच को एक नई रचना, चूँकि फाग उत्सव और फागुन का एक माहौल चल रहा है, मैं एक रचना इन बुद्धिजीवियों के बीच समर्पित करना चाहता हूँ। होली के प्रत्येक दृश्य को मैंने छूकर छोड़ दिया है और उस दृश्य की छुअन पर ही मैं आपका आशीर्वाद, आपका स्नेह चाहूँगा। मैंने एक रचना आपको सुनाई, एक रचना का ये रूप था, एक रचना का ये रूप है, आप देखिएगा। मैं मंच का और आप सबका आशीर्वाद चाहूँगा, पूरा मनोयोग चाहूँगा, आपका सुनिएगा। फागुन पर, होली पर आप लोगों ने फिल्मों में और कवियों के मंचों से कई प्रकार की कविताएं सुनी है मित्रों। मेरी इस कविता को आप अपने साथ लेकर जाएंगे, ऐसा मेरा दावा है, सुनिएगा। एक बार में जिनको उठना है कृपया उठ जाए, बीच में ना उठे, मेरी आपसे प्रार्थना है, निवेदन है। गलियों गलियों रंग गुलाल, कुमकुम केसर के सोथाल, भर भर लाया रे, आया आया रे फागुन आया रे, होठ हठीले रंगे गुलाबी और नयन कजरारे,
होठ हठीले रंगे गुलाबी और नयन कजरारे, बिंदिया की झिलमिल में लाखों चमक रहे ध्रुव तारे, लहंगा नीला चुनरी लाल पीले, कंचुक में कुसुमाल तन लहराया रे, आया आया रे फागुन आया रे। दृश्य को केवल छूकर छोड़ दिया है मित्रों, बस इतनी बारीकी से मैं इन बुद्धिजीवियों के बीच इस गीत को पढ़ना चाहता हूँ, सुनिएगा। पहला दृश्य फागुन का, होली का। होठ हठीले रंगे गुलाबी और नयन कजरारे, बिंदिया की झिलमिल में लाखों चमक रहे ध्रुव तारे, लहंगा नीला चुनरी लाल पीले, कंचुक में कुसुमाल तन लहराया रे, आया आया रे फागुन आया रे, हो गलियों गलियों रंग गुलाल। दूसरा दृश्य देखिएगा। अंग अंग में रंग लिए चलती फिरती पिचकारी, अंग अंग में रंग लिए चलती फिरती पिचकारी, चला रही बैरागी मन पर इंद्रधनुष सी आरी, एक तो तीर नजर का वार उस पर पिचकारी की धार, तप बहकाया रे, आया आया रे फागुन आया रे। एक बार ताली बजा दीजिए, आप तक बात पहुंची हो तो। अंग अंग में रंग लिए चलती फिरती पिचकारी, चला रही बैरागी मन पर इंद्रधनुष सी आरी, एक तो तीर नजर का वार उस पर पिचकारी की धार, तप बहकाया रे, आया आया रे फागुन आया रे, हो गलियों गलियों रंग गुलाल, कुमकुम केसर के सो थाल भर भर लाया, घर आंगन चौपालों पर ये कैसी होड़ लगी है, घर आंगन चौपालों पर ये कैसी होड़ लगी है, आगे आगे ननदोई पीछे सलहज दौड़ रही है, हारा कर कर के फरियाद फिर भी बेचारे दामाद को नहलाया रे, आया आया रे फागुन आया रे, हो गलियों गलियों रंग। फागुन के मौसम के दिन और रात, चांदी जैसी धूप और कुंदन सी चंद्र किशोरी, चांदी जैसी धूप और कुंदन सी चंद्र किशोरी, सुबह सांझ ने दबा रखी है मुंह में पान गिलोरी, चांदी जैसी धूप और कुंदन सी चंद्र किशोरी, सुबह सांझ ने दबा रखी है मुंह में पान गिलोरी, कलियों कलियों ने पट खोल अपने घट का घूंघट खोल, मद छलकाया रे, आया आया रे फागुन आया रे, हो गलियों गलियों रंग गुलाल, कुमकुम केसर के सोथाल भर भर लाया रे, आया आया रे फागुन आया। और मित्रों, इस छंद पर आपकी भरपूर दाद चाहूँगा मित्रों। ये छंद सुनिएगा। प्रकृति में फागुन, बुरा न मानो मीत आज तो होली है भाई होली,
बुरा न मानो मीत आज तो होली है भाई होली, कहकर मौसम ने मधुबन के मुंह पर मल दी रोली। प्रकृति में फागुन देखिएगा, और अभी तो तालियों की बात आई नहीं है, अभी देखिएगा। बुरा न मानो मीत आज तो होली है भाई होली, कहकर मौसम ने मधुबन के मुंह पर मल दी रोली। सूरज ने संध्या के साथ, रजनी ने चंदा के हाथ मुंह रंगवाया रे। बुरा न मानो मीत आज तो होली है भाई होली, कहकर मौसम ने मधुबन के मुंह पर मल दी रोली। सूरज ने संध्या के साथ, रजनी ने चंदा के हाथ मुंह रंगवाया रे। आया आया रे फागुन आया रे, हो गलियों गलियों रंग गुलाल, कुमकुम केसर के सोथाल भर भर लाए। और गीत की अंतिम पंक्तियां सुनिएगा। रंग बिरंगी बौछारों से हमने इतना सीखा, रंग बिरंगी बौछारों से हमने इतना सीखा, भिन्न भिन्न है रूप मगर जल सब में एक सरीखा। कि रंग बिरंगी बौछारों से हमने इतना सीखा, भिन्न भिन्न है रूप मगर जल सब में एक सरीखा। चाहे हो कोई परिवेश, हर एक अंतर में ऋषिकेश की ही छाया रे। आया आया रे फागुन आया रे, हो गलियों गलियों रंग गुलाल, कुमकुम केसर के सोथाल भर भर लाया रे। आया आया रे फागुन आया रे, आया आया रे फागुन आया रे। और आपकी इजाज़त हो मंच की तो मैं इस मंच से गज़ल का भी उद्घोष हुआ। मैं अपनी रचना का एक तीसरा रंग, एक केवल 3 शेर की छोटी सी गज़ल कहकर अपना स्थान ग्रहण करूंगा। यदि बात आप तक पहुंचे तो मित्रों मालूम पड़ना चाहिए कि मैंने आपको बात पहुंचा दी है। आदरणीय जैन साहब सुनिएगा। वैश्विक पटल पर जिस प्रकार की घटनाएं चल रही हैं और हमारे देश की जो स्थितियां हैं, मैंने इस देश की एकता और अखंडता के नाम ये 3 शेर की छोटी सी गज़ल कहने का प्रयास किया है। सुनिएगा। 4 पंक्तियां निवेदन करता हूं गज़ल के पहले, सुनिएगा। धर्म के नाम पे हिंदू और मुसलमान बने, धर्म के नाम पे हिंदू और मुसलमान बने, वोट के वास्ते हम राम और रहमान बने, धर्म के नाम पे हिंदू और मुसलमान बने, वोट के वास्ते हम राम और रहमान बने। इतना आसान नहीं है यूं मसीहा बनना, ये ज़रूरी है कि पहले तो हम इंसान बने, ये ज़रूरी है कि दादा की अनुपस्थिति में कुछ सुनाना बड़ा भारी लगेगा मुझे।
मैं 3 शेर की एक गज़ल सुनाता हूँ, सुनिएगा आप। वैश्विक पटल की घटनाएं और इस देश में घटती हुई घटनाएं और इस देश की एकता और अखंडता के नाम समस्त साहित्यकारों और बुद्धिजीवियों के बीच में पंक्तियां रख रहा हूँ, सुनिएगा। रोको इन हवाओं को, आवारा न हो जाए। पहला शेर यदि आप तक पहुंच गया और मुझे आपकी प्रशंसा या आपका सानिध्य मिल गया तो मैं मेरा आगे 2 शेर कह सकूंगा मित्रों। रोको इन हवाओं को, आवारा न हो जाए। रोको इन हवाओं को, आवारा न हो जाए, आवारा न हो जाए। पत्ता ही पत्ते का हत्यारा न हो जाए। पत्ता ही पत्ते का हत्यारा न हो जाए। तो रोको इन हवाओं को, आवारा न हो जाए। पत्ता ही पत्ते का हत्यारा न हो जाए। शेर सुनिएगा। मजहब की लड़ाई में, मजहब की लड़ाई में डर है तो महज इतना, टुकड़े टुकड़े आंगन दोबारा न हो जाए। टुकड़े टुकड़े आंगन दोबारा न हो जाए। और ये शेर आदरणीय की उपस्थिति में सुना रहा हूँ। चाहत के घरोंदों तक, चाहत के घरोंदों तक बारूदी सुरंगें हैं। चाहत के घरोंदों तक बारूदी सुरंगें हैं। भूले से कोई पागल अंगारा न हो जाए। भूले से कोई पागल अंगारा न हो जाए। और इस देश के लिए जो हमारा प्रधानमंत्री इतनी भीषण लड़ाइयाँ
और इतना जूझ रहा है वो, उसकी ज़िंदगी के प्रति आज सारा समूचा देश जो है चिंतित है। मैं अंतिम शेर इस सदन को समर्पित करता हूँ, सुनिएगा। कुर्सी ने बना डाले गलियारे ही गलियारे, कुर्सी ने बना डाले गलियारे ही गलियारे। अब तो ये दुआ है कि अंधियारा न हो जाए। अब तो ये दुआ है कि अंधियारा न हो जाए। तो रोको इन हवाओं को आवारा न हो जाए। पत्ता ही पत्ते का हत्यारा न हो जाए। तो रोको इन हवाओं को। वाह वाह, जय हो श्रीमाल जी, जय हो आपकी। अब आगरा आया आखिरी में। आगरा आया क्या, आ गिरा। डॉक्टर मंजू दीक्षित बहुत सिद्धस्थ कवयित्री हैं और अब इनकी उम्र का पता लग जाएगा तो लग जाए, अपना क्या बिगड़ रहा है। मतलब पिछले ये 40 साल से काव्य के मंचों पर हैं। उनके कई तरीके के, कई किस्म के तेवर हैं। उन्होंने सरस्वती वंदना से इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। आज वो महनीय कवित्री के रूप में हमारे बीच में है। मैं उनको एक बार बहुत ही आदर के साथ दावत देता हूँ कि वे आए और अपना काव्य पाठ करें। आदरणीय डॉक्टर मंजू दीक्षित। काव्य पाठ का आदेश हुआ है। मैं सीधे सीधे आपके बीच कविता पढ़ूंगी। उससे पहले मैं कुछ कहने की कोशिश करूंगी कि मध्य भारत हिंदी साहित्य के समिति के आज 100 वर्ष पूरे हुए हैं। उस उपलक्ष्य में ये काव्य गोष्ठी रखी गई है। लेकिन हमारे सत्तन दादा इतने विवेक से काम लेते हैं कि वो पहले ही समझ जाते हैं कि इस मंच पर किस किस को बुलाना चाहिए। उनको पता था कि अभी ये यूपी में चुनाव हुए हैं, वहाँ भगवा लहराया और वहाँ बुलडोजर चला, तो भगवा के रूप में मुझे बुलाया और बुलडोजर के रूप में समीक्षा को बुलाया। यहाँ बहुत अच्छा उनने काव्य पाठ किया। मैंने आज समीक्षा को पहली बार सुना है और जब मैं दादा से पूछा तो दादा से तो डर लगता है पूछने में, दादा ये कौन कवित्री है, मैं नहीं जानती। दादा ने कहा तू आप ना डमरू बना के जा। मतलब उनकी जो भाषा है मुझे बहुत अच्छी लगती है। जब ये कवि सम्मेलन के मंच पर होते हैं तो हम अपने आप को इतना सुरक्षित समझते हैं कि जैसे हमारे पिता हमारे बीच में बैठे हैं, उनका वरद हस्त हमारे ऊपर है। मैं आपको सही बता रही हूँ। और मैं आपसे सीधे सीधे पहले, मैं वैसे तो उन्होंने मेरा परिचय दे दिया है, मैं अपना परिचय अपने तरीके से देती हूँ। देखिए मैं भी 10 मिनट लूँगी, ज़्यादा नहीं लूँगी क्योंकि वक्त बहुत कम है, दादा ने हमको बताया था। अरे कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझे भी 5 मिनट के लिए सुन लीजिएगा। आपने सबके चेहरे पढ़ लिए लेकिन मेरे को भी तो सुन लीजिएगा। सिर्फ 5 मिनट के लिए बैठ जाइएगा, ठीक है ना। मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ। ठीक है जी जी जी। चलिए आइए, देखिए मैं अपना परिचय देती हूँ। वैसे मेरा परिचय आदरणीय दादा ने दे दिया है, मैं अपना परिचय देती हूँ, सुनेगा। कि खुशबू से भीगे आंचल के शहर से आई हूँ,
खुशबू से भीगे आंचल के शहर से आई हूँ, गीत की नगरी और गजल के शहर से आई हूँ। धर्म मेरा है प्यार बांटना, इश्क मेरा मजहब, मैं मंजू हूँ ताज महल के शहर से आई हूँ। बहुत अच्छे श्रोता बैठे हैं। दादा ने यहाँ सभी रस के कवियों को आमंत्रित किया है। थोड़ी सी मुझे भी, मैं जानती हूँ सारी कुर्सियाँ खाली हो गई हैं, बहुत कम लोग बचे हैं, लेकिन जितने भी लोग बचे हैं सिर्फ काव्य प्रेमी ही यहाँ उपस्थित हैं। तो इसलिए आइए, दादा ने जैसा कहा कि मैं हर रस आपके बीच पढ़ सकती हूँ, तो मैं ज़्यादा लंबे लंबे गीत नहीं पढ़ूंगी, 4-4 पंक्तियों में अलग अलग वानगी दिखाने की कोशिश जरूर कर दूंगी। इसके बाद एक कविता पढ़ूंगी और ज़्यादा समय नहीं लूंगी। सुनेगा, हर रस के कवि को दादा ने आमंत्रित किया है, इसलिए मैं कुछ कहना चाहती हूँ, आपकी अनुमति मांगना चाहती हूँ। सुनिए कि वीर रस का जो कभी वीरता की बात करे, वीर रस का जो कभी वीरता की बात करे, थोड़ी देर के लिए ही वीर बन जाइए। करुण कहानी कहे कोई करुणा का कवि, नेह भरे नयनों में जल भर लाइए। हास्य का खड़ा हो कवि कविता सुनाने को तो, हास्य का खड़ा हो कवि कविता सुनाने को तो, हास्य रसमयी वातावरण बनाइए। कभी सम्मेलन की सफलता जो चाहते हो, खुलकर जोरदार तालियां बजाइए। खुलकर, मुझे बस यहीं से स्टार्ट होना था, मुझे थोड़ा सा और मुझे वक्त दीजिए, सिर्फ 4 छंद सुनाऊंगी, ज़्यादा नहीं सुनाऊंगी, क्यों मुझे पता है सब कुछ जाने के लिए लगी हुई है। मुझे दादा ने कहा था कि ज़्यादा 1-1.5 घंटे 2 घंटे का ये चलेगा कवि सम्मेलन, लेकिन मैं सभी लोगों ने अपना समय ले लिया, मैं अब सिर्फ 5 मिनट दूंगी, आप चिंता मत करिएगा। सुनिए अंजू, हाँ। बात ऐसी है कि जब कवि मंच पर आता है तो वो पूरा अपना राशन पानी किए बिना हटता नहीं है, और उसके मन में फिर भी ये रह जाती, भूख रह जाती कि थोड़ा और सुना देता तो और अच्छा रहता। अच्छे श्रोता हो तो अच्छा सुनाने का मन होता है, और अच्छे श्रोताओं के बीच में अच्छी कविताओं का अवतरण भी उनके सम्मान की वृद्धि करने वाला होता है। यहाँ है, हाँ, पूर्ण सम्मान। और उस सम्मान में हम तो कालिदास की नगरी के लोग हैं, वो तो मेघदूत से ही बात कर लेता था वो मेघों को ही दूध बना के भेज देता था। तो इसलिए आप चिंता मत करो, ये जितने भी रस प्रेमी श्रोता बैठे हैं, नहीं नहीं, मुझे पता है आप अब बैठेंगे। ज्ञानी जी बैठ गए तो फिर क्या है। नहीं, ज़्यादातर यहाँ पे मैंने देखा है भूतपूर्व नौजवानों का ही सानिध्य है, तो इसलिए मुझे डर नहीं है। सुनेगा, मैं एक छंद, जी अभूतपूर्व भी लग रहे हैं, मुझे पता है भूतपूर्व भी हैं और अभूतपूर्व भी हैं, नहीं, इसलिए ऐसा नहीं है। बुढ़ापे की अदाओं को कोई मासूम क्या जाने। आए आए बुढ़ापे की अदाओं को कोई मासूम क्या जाने, यहीं आकर के मंजिल का पता मालूम होता है। अच्छा, इतनी बढ़िया बात यदि इस उम्र में भी कोई कर ले ना तो बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं भी बहुत सालों से कवि सम्मेलन के मंच पर हूँ, सभी लोगों से मिलती रहती हूँ, तो मुझे सारे अनुभव ऐसे हो चुके हैं, और अभी भी आज भी मुझे इतना बड़ा अनुभव मिल गया, मुझे और बल मिल गया। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि कभी भी दिल के तारों को किसी से जोड़ लेते हैं, इश्क के मामले में मजनुओं से होड़ लेते हैं, न जाओ उम्र पर इनकी ये वो रंगीन बूढ़े हैं कि ये चिकने मसूड़ों से सुपारी फोड़ देते हैं। इसलिए और मैं कुछ नहीं कहूँगी, सीधे सीधे कविता पढ़ूंगी, आपके बीच पढ़ती हूँ मैं। देखिए अलग नहीं, देखिए ये आपकी सत्यता थी, इसलिए आपको पता है कि मुझे आपको हंसना चाहिए, इसलिए आपने इस चीज़ को स्वीकार भी किया। हकीकत है कि कौन कहता है इस उम्र में इश्क की कहानी नहीं होती, कौन कहता है इस उम्र में इश्क की कहानी नहीं होती, कहानी तो होती है पर इन पर किसी की मेहरबानी नहीं होती है। बिल्कुल सही बात है। सुनिएगा, मैं पढ़ती हूँ अलग। आपने देखा है यूपी में चुनाव हुए, मैं यूपी से ही आई हूँ, आप देख रहे हैं कितनी खींचातानी चल रही है, उस खींचातानी के लिए पढ़ती हूँ और आपके बीच कुछ कहने की कोशिश करती हूँ। ये क्या बात है, इसको थोड़ा हल्का करो भैया, इसी थोड़ा सा हल्का सा खांसी ले रहा है, थोड़ा खींच रहा है। नहीं, मुझे पानी की जरूरत नहीं है। सुनो, नहीं, कुछ हल्का सा हुआ क्या मेरे को कुछ हल्का नहीं नहीं, होता? ये खुर जो हुई ना तो इसके ही कारण हुई। अच्छा, चलिए आइए, थोड़ा मुझे वक्त भी दे दिया इसने, चलिए कोई बात नहीं है। सुनेगा,
ये जो आपने मैंने चुनावी वातावरण जो अपने आगरे में देखा, यूपी में मतलब पूरे में आप लोगों ने भी देखा, टीवी पे सब लोग लगे रहे थे, उस दृश्य को देख के भारत माँ अपने करुण भाव कैसे सभी पार्टियां एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रही थी, प्रत्यारोप लगा रही थी। तो देखिए मुझे कैसा लगा, मैं पढ़ती हूँ, सुनेगा कि धीर वीर फौजियों को भारती बुलाती आज, धीर वीर फौजियों को भारती बुलाती आज, भाग्यहीन भारती के भाग्य को सुधार दो, देश के दलाल तो ये देश को ही तोड़ देंगे, ऐसा ना हो कष्ट आए नींद में गुजार दो। यही है निदान देश पहले संकटों का आज, यही है निदान देश पहले संकटों का आज, संकटों के स्रोत जो है उनको ही मार दो, कोरोना के विवाद को तो बाद में भी देख लेंगे, पहले भ्रष्ट नेताओं में गोलियां उतार दो, पहले भ्रष्ट नेताओं में गोलियां उतार दो। आपने एक दृश्य और देखा है टीवी में कि महिलाएं छोटे छोटे वस्त्रों को पहनकर आती हैं, विज्ञापनों के। एक निवेदन आपसे करूं कि आप अगर कुछ सुनाना चाहती हैं तो मेरी भावना के अनुरूप एक गीत, ठीक है मैं पढ़ देती हूँ। वो सन्यासी वाला, कौन सा सन्यासी? हाँ, वो जो जोगी के नाम पे चल बैरागी। अरे राम, हाँ दादा मैं तो कविता पढ़ना चाहती थी। नहीं, क्योंकि यदि अगर आप- वो आप उसको सुनाएंगे तो ये लोग उसे प्रेम से सुन पाएंगे। ये अच्छा। घटना प्रधान स्थितियाँ जो है इनसे सब अवगत रहते हैं, लेकिन उस गीत में जो तत्व हैं वो अच्छे हैं, लोगों को अच्छा लगेगा, मुझको भी अच्छा लगेगा। ओहो, चलिए अच्छा, आपको लगेगा तो देख लीजिएगा, मत लगा दिखा, मैंने बता दिया था ना आपको कि कौन कहता है इस उम्र में इश्क की कहानी। अरे ये तो मैंने आपको बोल दिया है, मैं बताती हूँ आपको कि इश्क का रोग मत लगाओ तुम, मर्जी लाइलाज होता है, और मैं जिस शहर में होती हूँ उसमें पागलों का इलाज होता है, इसलिए आपके बीच में। अब देखिए मुझे इन्होंने ही बुलाया, इन्हें कुछ कुछ हुआ, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, आप सब लोग बैठे हुए इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, इसलिए आप 2 मिनट के लिए मुझे सुनिएगा, मेरी तरफ देखिएगा और इनकी तरफ देखिएगा, ठीक है ना? मुझे सुनिएगा, इनकी तरफ देखिएगा, लेकिन सुनिए मुझे, लेकिन मैं पूरी तन्मयता के साथ चाहती हूँ आपसे, क्योंकि जब आदमी जब ये इतनी उम्र में ऐसा होता है ना, तब अजीब सा लगता है थोड़ा सा। तो आप 2 मिनट के लिए देख लीजिएगा, मुझे सुन लीजिएगा, सुनिएगा। जिस तरह ही बटके में आप बिहार में गई थी कवि सम्मेलन में, वहाँ के मुख्य अतिथि लालू प्रसाद यादव थे, उनसे मैंने एक प्रश्न किया कि एक बात बताइए, आपकी सरकार बड़ी गड़बड़ाती रहती है, बोले ई में भाजपा का हाथ है। मैंने कहा आपके यहाँ की सड़कें बहुत खराब है, बोले ई में भी भाजपा का हाथ है। मैंने कहा आपके 9 बच्चे हैं, बोले ई में भी। तो इसलिए अब आप यहाँ देखिए, इन्होंने बुलाया है, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, इसलिए आप इनको देखिए, सुनिए। ओ भटके बैरागी, ओ भटके बैरागी, तुझको कब आएगा होश, हो तुझको कब आएगा होश, चेहरा हो बदशक्ल तो इसमें दर्पण का क्या दोष, ओ भटके बैरागी, ओ भटके बैरागी। देखिए आप सब लोग ताली इसलिए बजाइएगा क्योंकि आप हम सब लोग यहाँ उम्र में हैं, इसलिए आप पूरी तरीके तालियां बजा के सुनेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर मैं वही ओज भी बन जाऊंगी, तलवार भी बन जाऊंगी। सुनेगा आगे की पंक्तियां, सुनेगा कि जीवन का एक चक्र है प्यारे, जीवन का एक चक्र है प्यारे, पतझड़ और बहारे, कभी तपन से हारी भी तो है नदिया की धारे, ऐ जोशीले भंवरे तुझको, ऐ जोशीले भंवरे तुझको कब आएगा होश, हो तुझको कब आएगा होश, नहीं खिला कोई फूल तो इसमें मधुवन का क्या दोष, हो भटके बैरागी, ओ भटके बैरागी। आगे की पंक्तियां बहुत ध्यान से सुनेगा, मतलब पूरी तरीके से दिमाग में रख लीजिएगा, इसलिए मैं पढ़ना चाहती हूँ, सुनेगा कि बन के बहता पानी मिल जा यौवन के सागर से, शुरू तो कर एक प्रेम यात्रा तू मन के अंदर से, ऐ दीवाने प्रेमी तुझको, ऐ दीवाने प्रेमी तुझको कब आएगा होश, हो तुझको कब आएगा होश, बाहों में नहीं जोश तो फिर आलिंगन का क्या दोष, ओ भटके बैरागी, ओ भटके बैरागी। और इतनी रात में जो उनको शरारत सूझी है और आपको शरारत सूझी, उसके लिए पढ़ते हैं, सुनेगा कि रात के सन्नाटे में खन खन, रात के सन्नाटे में खन खन, खन के मेरे कंगन, हर करबट पर झंझन बाजे, बाजे मेरी झांझन,
ओ संगीत के रसिया तुझको, ओ संगीत के रसिया तुझको कब आएगा होश, हो तुझको कब आएगा होश। तेरी नींद उड़ी तो मेरे कंगन का क्या दोष, ओ भटके बैरागी, ओ भटके बैरागी। अंतिम पंक्ति पढ़ती हूँ। मैं जानती हूँ कि बड़े बड़े ऋषि मुनियों की तपस्याएं भंग हो जाती हैं, जिसमें कि ये तो एक बाबा ही हैं। सुनेगा कि ओ सन्यासी प्यासी प्यासी, ओ सन्यासी प्यासी प्यासी, धरती तेरे मन की, मेरा यौवन शीतल शीतल बदली एक सावन की। ओ भोले सन्यासी तुझको, ओ भोले सन्यासी तुझको कब आएगा होश, हो तुझको कब आएगा होश। भंग हुआ सन्यास तो मेरे यौवन का क्या दोष, ओ भटके बैरागी, ओ भटके बैरागी। ये श्लोक समाप्त हुआ। आप कहें तो मैं 5 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ, ठीक है ना? मुझे माफ कीजिएगा, मैं क्षमा चाहती हूँ आपसे। नहीं, आपने देख लिया ना, इसलिए मैं आप कुछ नहीं पढ़ रही। अब मैं यहीं पर क्षमा चाहती हूँ, ठीक है ना दादा? आप आइए। क्षमा की कोई बात ही नहीं है, वो तो ये सब जानते हैं कि इनके बीच में क्या है। अच्छा, हाँ, और ये अब जब सन्यासी भटक ही जाए तो आसाराम हो जाता है। अच्छा, रामपाल आशाराम हाँ, सब और इस समय अरे यहीं जब वो विराजमान हैं। आसाराम हो जाता है तो वो इसी फिराक में रहता है कि कहीं राधे माँ से भेंट हो जाए। मैं राधे माँ नहीं हूँ, मैं राधे माँ नहीं हूँ। नहीं, आप तुलसी देख सुवेश, भूलई मूढ़ न चतुर जन। वेरी गुड। अच्छा वेश देख करके मूर्ख लोग भ्रमित होते हैं, चतुर्जन नहीं होते। हाँ, अरे और सबसे बड़ी देखी कुवेश तदपि सन्मानु, देखी कुवेश तदपि सन्मानु, जिमि जग जाम्बवंत हनुमानु। तो वेश कुवेश की बात मत करने। भटका सन्यासी तो भटक गया, नहीं तो अटक गया, नहीं तो लटक गया, नहीं तो फटक गया, ये सटक गया। सन्यासी का क्या है? नहीं, मैं जानती हूँ इसलिए दादा। हाँ, नहीं जानती हो तो फिर काहे को बोलती हो? इसलिए देखिए, समापन वैसे ही के मेरे बड़े भाई हैं, लेकिन आज के ज़माने में भाई ठीक ठाक हो वो भी कोई ज़रूरी नहीं है। इसलिए मैं कहती हूँ कि अपनी बहनों के हाथ का कंगन इनको पायल दिखाई देता है, और ये नशे में है, इनको माइक भी एक बोतल दिखाई देता है। यहाँ सबको बोतलें बांटी गई हैं। मैं देख रही थी पता नहीं कुछ गड़बड़ चीज़ तो नहीं है, इसलिए मैंने पहले ही उसे मना कर दिया था। फिर मैंने पूछा अंदर जाके, ये सब सही सलामत चीज़ है। यदि आपकी अनुमति हो तो कविता पढ़ूं, और नहीं हाँ, मानूं- बहुत बहुत अच्छी बात यही है। जी जी जी। मैं देखिए आपके बीच माता जी थोड़ा सा समय चाहती हूँ, बस एक कविता पढ़ के मैं बस बैठती हूँ। बस आपका बस एक कविता पढ़ते हैं, सुनेगा आप। देखिए, माँ से शुरू की थी यहाँ कविता, और मेरे बड़े भाई ने भी माँ के ऊपर पढ़ी, सभी लोगों ने पढ़ी थी, लेकिन मैं आपके बीच में पढ़ना चाहती हूँ। अभी होली बीत के चुकी है, मेरा मन फाग पे भी सुनाने का था, मेरा मन श्रृंगार पर बोलने का भी था, लेकिन क्योंकि वक्त बहुत कम है, इसलिए एक रचना आपके बीच में जो मेरी प्रस्तुति वाली कविता है वो पढ़ती हूँ। आप सभी लोग इस कविता से परिचित भी होंगे, और जो नहीं भी हैं, यदि मैं सही बोल रही हूँ तो आपके बीच में समर्पित करती हूँ कि एक वृद्ध आश्रम, एक वृद्ध माँ अपने वृद्ध पति से क्या कह रही है। एक माँ की भावना को एक माँ व्यक्त करना चाहती है। मैं आपके बीच पढ़ती हूँ, सुनेगा। कि मंदिरों में जाके दुआ मांगते हैं हम, मंदिरों में जाके दुआ मांगते हैं हम, तब जाके होता कहीं बच्चे का जन्म। जन्म के प्रसव की पीड़ा को सहें, ममता की कहानी को किससे कहें। सारे गम ऊंच नीच सह जाते हैं, सारे गम ऊंच नीच सह जाते हैं, बंधनों में बंध कर रह जाते हैं, पर क्यों ये बंधनों को तोड़ देते हैं। आश्रमों में लाके हमें छोड़ देते हैं, आश्रमों में लाके हमें छोड़ देते हैं। देखिए, कविता आप तक पहुंचती है तो मुझे तालियों से उत्साह वर्धित कीजिएगा कि मैं इस कविता को आपके बीच पढ़ूं। ये बिल्कुल सत्य हकीकत है, सुनिएगा। कि पाल पोस कर इन्हें बड़ा करें हम, पाल पोस कर इन्हें बड़ा करें हम, बड़ा कर पैरों पर खड़ा करें हम, कभी कोई एहसास होने नहीं दें, खुद रोए पर इन्हें रोने नहीं दें। इनके लिए तो कर जान कुर्बान, इनके लिए तो कर जान कुर्बान, अपनी ये अनबन शान कुर्बान,
खुशियों को जिंदगी से जोड़ देते हैं, फिर क्यों ये आश्रमों में छोड़ देते हैं, फिर क्यों ये आश्रमों में छोड़ देते हैं। छोटे होते हैं तो मीठा बोलते हैं ये, छोटे होते हैं तो मीठा बोलते हैं ये, मम्मी कह के जुबान खोलते हैं ये। धीरे धीरे जैसे जैसे होते हैं जवान, चेहरे से जाने लगती है मुस्कान। क्रूरता के भाव मुख आने लगते, क्रूरता के भाव मुख आने लगते, अपना ये असर दिखाने लगते, रथ को कुपथ पर मोड़ देते हैं, आश्रमों में लाके हमें छोड़ देते हैं, आश्रमों में लाके हमें छोड़ देते हैं। और जब शादी हो जाती है उसके बाद की हकीकत बयां करती हूँ कि जिस दिन देख लें शादी की भव्यता, जिस दिन देख लें शादी की भव्यता, मर मिट जाती बची कोची सभ्यता। पत्नी को मानते हैं परमात्मा और भूल जाते हैं ये माँ की आत्मा। सोचते नहीं है नहीं करते विचार, सोचते नहीं है नहीं करते विचार, माता और पिता दोनों लगते हैं भार, जिम्मेदारियों से मुख मोड़ लेते हैं, आश्रमों में लाके हमें छोड़ देते हैं, आश्रमों में लाके हमें छोड़ देते हैं। और एक और हकीकत आपके बीच पढ़ती हूँ, सुनेगा कि खांसते और थूकते भी डरते हैं हम, खांसते और थूकते भी डरते हैं हम, कहते हैं घर गंदा करते हैं हम, सांस में हमारी अब आती दुर्गंध, इसीलिए किया है हमारा ये प्रबंध। हम असहाय किस काम के रहे, हम असहाय किस काम के रहे, माता और पिता बस नाम के रहे, बुढ़ापे की बैसाखी को तोड़ देते हैं, आश्रमों में लाके हमें छोड़ देते हैं, आश्रमों में लाके हमें छोड़ देते हैं। अंतिम बंद पढ़ती हूँ और अंतिम बंद पर आप सभी का और मंच का आशीष चाहती हूँ। यदि मेरी बात सही हो तो मैं आप अंतिम बंद पर आपका सभी का हाथ उठाकर आशीष चाहती हूँ। सुनेगा, वैसे यहाँ की संस्कृत नहीं है, लेकिन हो सकता है कि यहाँ के संस्कारों में कोई मेरा भाई भटक जाए, उसके लिए पढ़ती हूँ और मेरी बात सही हो तो उसके लिए पढ़ती हूँ। सुनेगा कि सोचो जब उम्र के बितान तनेंगे, सोचो जब उम्र के बितान तनेंगे, उम्र और देह में जो युद्ध ठानेंगे, नश्वर शरीर युद्ध हार जाएगा, तुमको भी कोई यूं बिसार जाएगा। यानी आप कर्मों के संताप बनोगे, यानी आप कर्मों के संताप बनोगे, आप भी तो कभी माँ बाप बनोगे। काल चक्र सबको निचोड़ देते हैं, आश्रमों में लाके उन्हें छोड़ देते हैं, आश्रमों में लाके उन्हें छोड़ देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आश्रमों में लाके उन्हें छोड़ देते हैं, बात बहुत संपूर्णता के साथ कही गई है। आदरणीय मंजू दीक्षित जी ने बहुत ही समझदारी की बात कही है और हमें उससे सीख लेना चाहिए। उन्होंने अपने आप को जिस तरीके से प्रस्तुत किया वो खेद का कारक था, लेकिन विच्छेद का कारक नहीं था। मैं और इस क्रम को हम उस ऊंचाई पर पहुंचाना चाहते हैं जिस ऊंचाई पर एक कवि सम्मेलन जाना चाहते हैं। आपने पूरे हिंदुस्तान के सारे कवियों को सुना होगा, पर सत्तन जी जैसा कवि भूतो न भविष्यते। आप इनके कितने भी संचालन देखिए, हर संचालन अपने आप में अलग होता है। और गुरुजी एक रस के नहीं 9 रसों में अपनी कविता लिखने वाले कवि हैं। मैं तो इनके बारे में ज़्यादा क्या कहूँ, क्योंकि आप ज़्यादा जानते हैं। मैं तो इतना कहना चाहता हूँ कि देखना चाहते हो आप गुरुजी की उड़ान को और ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा कर दो आसमान को। मैं चाहता हूं कि आपकी तालियां गुरुजी को आमंत्रित करें। श्री गुरु जी। रस रस की बात होती है, सभी ने अपनी अपनी बात कही है, यहाँ से लगा के वहाँ तक। अब मैं बचाऊं और आप बचे हो, हैं? जो सब कुछ कटने पिटने के बाद बचता है वो शेष, और जो शेष रहता है वो कटता ही नहीं, वो तो शेष है। और इतना विशेष है कि उसके एक फण पे पृथ्वी टिकी रहती है? तो उस शेष के बीच में विशेष बात कहना, मैं ये चाहता हूँ कि बहुत अच्छा कवि सम्मेलन हुआ है,
बहुत प्रेरणाप्रद कवि सम्मेलन हुआ है। सभी ने अपनी लाजवाब पारी खेली है, भाषाओं के सम्मेलन को जिया है। हम शताब्दी समारोह के अंतर्गत जिस भावना से ओतप्रोत होकर अपने कार्य की सिद्धि का प्रयास करते हैं, हम हिंदी के लिए लड़ते हैं लेकिन भाषाओं में प्रेम करना जानते हैं। इन सब भावनाओं को लेकर के हमने जो संयुक्त रूप से जिसका निर्वहन किया है वो इस टीम के माध्यम से किया है। आशीष से शुरू हुई थी, मंजू पे आ गई। मंजू मंजू है, मन में ही जू है। लोगों के सिर में होती है। यही शब्द का प्रभाव है, यही शब्द की साधना है, यही शब्द की आराधना है। उस आह्लाद को लेकर के ये लड़की बिल्कुल वीरांगना विदुषी की तरह जब है वीरांगना भाव से चलती है तो लगता है कि दुर्गावती का जो जीवन था, जो यौवन था, वो कैसा रहा होगा, लक्ष्मीबाई का कैसा रहा होगा, झलकारी किस तरीके से झलक मारती होगी, ऐसा सारा का सारा लगता है। क्यों नहीं लगेगा यार? ये हिंदी साहित्य समिति में बैठ करके यदि साहित्य की बात नहीं करेंगे तो किसकी बात करेंगे? झूठे यश के चहेते हो कलमकारों, झूठे यश के चहेते हो कलमकारों, गान गाओ भारती के मान के, सम्मान के, अभिमान के, बलिदान के, जिसे ये युग भूलता ही जा रहा है। झूठे यश के चहेते हो कलमकारों, गान गाओ भारती के मान के, सम्मान के, अभिमान के, बलिदान के, जिसे ये युग भूलता ही जा रहा है। अरे वाणी सुत, तू वासना के गीत क्यों फिर गा रहा है? दे बता तू पूछता मैं कौन प्रहरी युग का मेरे, कौन प्रहरी युग का मेरे? चंद रुपयों के लिए क्यों बिक रहे हैं भाव तेरे? ढल रही प्याले में मदिरा नाचती वारांगनाएं, मदहोशियां चुंबन चटकते और यह दूषित हवाएं जो जलाती जा रही अरमान पुस्तक धारिणी के, दाग लगते जा रहे हैं देख वीणा वादिनी के। तन का सौदा चल रहा है, तन का सौदा चल रहा है, मन का सौदा चल रहा है, भाव का सौदा हुआ है, हृदय माँ का जल रहा है, भाव का सौदा हुआ है, हृदय माँ का जल रहा है, हृदय माँ का जल रहा है। बेच दे तू, बेच दे तू, ताकि ये फिर रो न पाए, नींद भी दे बेच इसकी ताकि ये फिर सो न पाए। बेच दे वीणा और पुस्तक, भाव का सौदा हुआ है, हृदय माँ का जल रहा है, तेरा मन और तेरी कलम और भाव तेरे बिक गए हैं। देख ले माँ भारती की आंख में आंसू नए हैं, जैसे तूने वासना को गीत अपने चढ़ाए हैं, दीप अपने जलाए हैं। बेच दे इन आंसुओं को जो छलकते जा रहे हैं, जो मचलते जा रहे हैं। बेच दे तू, बेच दे तू, देर मत कर, बेच दे तू ताकि ये फिर रो न पाए, और नींद भी दे बेच इसकी ताकि ये फिर सो न पाए। अरे बेच दे वीणा और पुस्तक, तार हर एक बेच दे, शुभ्र तन पर पोत काला श्रृंगार हर एक बेच दे। तू धनी हो जाएगा सम्मान माँ का बेचकर, स्वर्ण से ढक जाएगा अरमान माँ का बेचकर। स्वर्ण से ढक जाएगा सरमान माँ का बेचकर। अरे बना सौदागर है तो तू माँ का आंचल बेच दे, बना सौदागर है तो तू माँ का आंचल बेच दे। बना सौदागर है तो तू माँ का आंचल बेच दे, माथे की बिंदी बेच दे,
माता का आंचल बेच दे, सब तू नींद भी दे बेच इसकी ताकि ये फिर सो न पाए, और नींद भी दे बेच इसकी ताकि ये फिर सो न पाए, और आंसू ही दे आंख भी दे बेच इसकी ताकि ये फिर रो न पाए। देख पै की धार आंचल से निखरती जा रही है, देख पै की धार आंचल से निखरती जा रही है, तेरे मुख के बदले धरती पर बिखरती जा रही है। हर एक कण इस धरित्री का आज प्राणित हो गया है। कई कालिदास का स्वर फिर निनादित हो गया है। सुन जरा क्या कह रहा वो शाकुंतल का जन्मदाता, कि माँ इसी रज में मिला हूँ, यही रज मस्तक चलाता। आज पै की उष्ण धारा ने जगाया है मुझे, आज्ञा दे माँ बता क्यों कर बुलाया है मुझे। पुत्र कालिदास माता आज तेरा तम हरेगा, भरत के गौरव का उजेरा पुनः भारत में भरेगा। अब न मेरी कलम शाकुंतल के पथ पर दौड़ने की, अब न मेरी कलम शाकुंतल के पथ पर दौड़ने की, अब न ये है बादलों के दूत का पर जोड़ने की। गान गाए हैं सदा मैंने तुम्हारे मान के माँ, अब पुनः मैं गीत गाऊंगा तेरे सम्मान के माँ। आज्ञा दे आज्ञा दे आज्ञा दे माँ मुझे, मैं गान गाऊं मान के, सम्मान के, अभिमान के, बलिदान के, जिसे ये युग भूलता ही जा रहा है, जिसे ये युग भूलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस शताब्दी समारोह के अंतर्गत हिंदी को तिलक लगाने के लिए जिन लोगों ने यहाँ पर समुपस्थित होकर के अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, उनके प्रति आभार की अभिव्यक्ति हमारे प्रधानमंत्री जी बैठ कर के करेंगे। ये माइक उनका दे दो। आभार का प्रदर्शन महामंत्री सूर्य प्रकाश जी जो हैं वो करेंगे और सबको आभार प्रदर्शन करेंगे। आभार किसी को मानते रहिए, सब हिंदी के बेटे और आज हिंदी के ही लपेटे। इस शुभ अवसर पर पधारे सभी कवियों का मैं हृदय से आभार मानता हूँ। कविता का मूल्यांकन, कविता की परिभाषा, ये एक बड़ा बारीक विषय है और मैं एक सामान्य श्रोता रहा हूँ कविता का। मैं तो यही कहता हूँ कि सत्तन जी जैसे लोगों के साथ रहा, सोबत याफ्ता हूँ, तो सोबत से सीखा हूँ। और अच्छी कविता वो होती है जो आपके मन में असर कर जाती है, जगह बना लेती है, और तारीफ में आप अपने आप कह सकते हैं। आपका कोई मुंह बंद भी कर दे तो भी वाह निकलेगी, आह में भी वाह निकलती है। तो ऐसी कविताएं आप लोगों ने सुनाई, मेरी तबीयत खुश हो गई। मैं काफ़ी पुराने समय से कविताएं सुनता रहा हूँ, सत्तन जी इसके गवाह हैं। और पहला कवि सम्मेलन मैंने सुना था होलकर कॉलेज में, जब बच्चन जी आए थे। ये बात है 1955 की। तो तब से मैं कविता से जुड़ा रहा हूँ और अच्छे अच्छे कवियों को मैंने सुना। और मेरी एक कमजोरी रही है, मैं अंग्रेजी पढ़ाता रहा, पर अच्छी कविता, अच्छी शायरी मेरी कमजोरी रही। और दूसरी मेरी कमजोरी रही क्रिकेट। इसके बीच में मेरी ज़िंदगी घूमती रही है और अपनी जिम्मेदारियां भी नहीं संभाल पाया मैं। पर हाँ, ज़िंदगी अच्छी मौज में कटी और अच्छी कटी। और ऐसी कविताओं की अगर शाम होती रहे तो हमारी सबकी ज़िंदगी अच्छी कटेगी। आपने आज की ये शाम सार्थक साबित की, सभी ने बहुत अच्छा सुनाया। मैं सामान्यतः इतनी देर नहीं रुकता, ये सत्तन जी जानते हैं। और अब 86 साल की उम्र में अगर मैं बैठा रहा हूँ और सुनता रहा हूँ तो ये आपकी कविता की ताकत है। तो मैं आपका आभारी हूँ और आपने सच में हमारी सबकी तबीयत खुश कर दी। अब जितना भी आभार हम व्यक्त करें कम है। और मूल्यांकन तो मैं कर नहीं सकता, मूल्यांकन सत्तन करेंगे या दूसरे लोग करेंगे। पर हाँ, आपने अमिट छाप छोड़ी और हम हमेशा चाहेंगे कि ऐसा एक आयोजन होता रहे। धन्यवाद।